का विषय था जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में राइट टू वोट को जो है इम्प्लीमेंट कराया, उन्होंने प्रस्ताव पास कराया राइट टू वोट किनको मिलना चाहिए। उससे पहले बहुत सारे लोग, यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो है, जो यहाँ की सत्ता पर काबिज थे, क्या राजा रहे हैं, बुजुर्ग लोग रहे हैं, वो चाहते थे कि 3 लोगों को राइट टू वोट मिले। एक तो जो इनकम टैक्स पेई हों उनको मिले, दूसरे जो राजे रजवाड़े हैं उनको वो मिले, या जो लोग पढ़े लिखे लोग हों। और साथ साथ हमारे संविधान से पहले भी कुछ मुगल मुसलमानों ने भी हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था जो खत्म, अंग्रेजों ने भी खत्म किया, बाबा साहब ने संविधान बना के किया। तो इस देश में एक नूतन सलाह हर क्रिया के विपरीत तो बराबर प्रतिक्रिया होती है, उसको हम क्रांति और प्रतिक्रांति भी राजनीति में करते हैं। तो ये बौद्ध काल से क्रांति प्रतिक्रांति 2 विचारधाराओं की लड़ाई हमारे भारत में चली आ रही। उसी प्रतिक्रांति का असर हुआ कि मनुस्मृति को जलाया गया और एक नए संविधान की शुरुआत हुई। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में अम्बेडकरवादी लोग जहाँ जहाँ रहते हैं इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज मेरी उपस्थिति दिल्ली के राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में है। यह ITO में पड़ता है। यहाँ पर भी इंसाफ और BLLS संस्था ने संविधान दिवस मनाया है। मेरे साथ 2 यहाँ पर मुख्य हमारे आज प्रवक्ता हैं जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। एडवोकेट करणलाल अशोक और शूद्र रमाशंकर शिवशंकर और शूद्र शिवशंकर यादव अपने आप में बड़ी हस्तियां हैं और संविधान को लेकर इनके बड़े कड़वे अनुभव भी हैं और संविधान को प्रचार प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी है। सीधा पहले अशोक जी आपसे बात करते हैं। एडवोकेट साहब, क्या कहना है इस दिन पर जबकि इस देश के अंदर संविधान की प्रतियों को जलाने की बात की जाती हो और जंतर मंतर पर तो जला भी दिया गया और लगातार संविधान को खत्म करने की बात की जाती है? देखिए, संविधान दिवस पहले लीगल डे के रूप में मनाया जाता था। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस समय जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है इसकी विशेषता ये है कि भारत में जैसे भी सारे वक्ताओं ने कहा कि विचारधाराएँ यहाँ पर है विद्यमान, पहले से विचारधाराएँ हैं। जब RSS की स्थापना 1924 में 1925 में हुई थी, उससे पहले समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में। समता सैनिक दल की स्थापना के बाद में 2025 देख रहे हैं समता सैनिक दल कहाँ है और RSS मानववादी की जो विचारधारा है उसको लगभग भारत सरकार या कहें हमारा राजनीतिक लगभग लागू करते हैं और संविधान को नाम मात्र से केवल उसका पूजन करते हैं वो लोग। जैसा कि विषय आप लोग देख रहे हैं, ये राइट विषय था जब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में राइट टू वोट को जो है इम्प्लीमेंट कराया, उन्होंने प्रस्ताव पास कराया राइट टू वोट किनको मिलना चाहिए। उससे पहले बहुत सारे लोग, यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो है, जो यहाँ की सत्ता पर काबिज थे, क्या राजा रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, वो चाहते थे कि 3 लोगों को राइट टू वोट मिले। एक तो जो इनकम टैक्स पेई हों उनको मिले, दूसरे जो राजे रजवाड़े हैं उनको वो मिले, या जो लोग पढ़े लिखे लोग हों उनको। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने 1919 में साउथ बोरो कमीशन यहाँ पर आया था। उसमें उन्होंने पहली बार डिमांड किया था कि भारत के लोगों को, विशेषकर जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को, प्रत्येक को राइट टू वोट मिलना चाहिए। उन्होंने पहली बार निर्देश दिया था और आपको याद होगा साइमन कमीशन में उन्होंने जो है निर्देश दिया था कि जबकि सारे लोगों ने कहा था साइमन हो बैठी, डॉक्टर अम्बेडकर बाद में पर्सन उन्होंने जो डिसीजन दिया था कि राइट टू वोट मिलना चाहिए। उनका तो इस तरह के विषयों को, जैसे साइमन कमीशन की आपने बात की, साइमन कमीशन भारत में आया था क्योंकि उसको ये पता करना था कि क्या भारत देश के अंदर रंग भेद, लिंग भेद या इस तरीके की सिस्टम है। लेकिन गो बैक के नारों के साथ में वो पूरा जो वर्चस्व था जो साइमन कमीशन का होना चाहिए था उसको निस्तानाबूद कर दिया गया। आज तक भी लोगों को ये नहीं पता कि साइमन कमीशन आया क्यों था। कि साइमन कमीशन यहाँ की समस्याओं के निस्तारण के लिए किस तरह से जो है यहाँ का सत्ता जो उसका स्थानांतरण हो, कैसे यहाँ के लोग राज करें और क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स है, क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम्स है उनको निराकरण करने के लिए आया था। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह से यहाँ बंटवारा है, तो जातिवाद की थी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारा जी ये मुख्य प्रॉब्लम, जैसे कि आप जानते हैं कि राउंड कॉन्फ्रेंस की सेकंड कॉन्फ्रेंस केवल तेज बार पूरा डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ पे थे। उन्होंने कहा था कि भारत के हमें सबसे पहले जो आज़ादी चाहिए, गुलामों को चाहिए। तब उन्होंने रैमजे मैक्रोन ने पूछा था कौन है गुलाम, तब उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदू लोग हैं इनके गुलामों के और गुलाम भी हैं, गुलाम मिलते। उन्होंने कैसे, जब वहाँ पर बैठे कई लोग और थे जो हिंदूवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। उन्होंने एक गिलास पानी का था अपने हाथ में पकड़ने के बाद जब हिंदूवादी नेता को सौंपा, उन्होंने पानी इज द फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ द कंट्री, जो गुलाम के गुलाम है, इसलिए हमें सबसे पहले ये अधिकार चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो गौरव है इस पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को रैमजे मैक्रोन के सामने उन्होंने रखा और तभी जो है उन्होंने इनके लिए सेपरेट इलेक्शन की मांग की।
तो बड़े मुद्दे आज आपने उठाए हैं, ये राइट टू वोट, आपने बड़े मुद्दे यहाँ से उठाए मैं हैं। तो नहीं था लेकिन दूसरे वक्ता हैं जिन्होंने, लेकिन राइट टू वोट वादा, जो राइट टू वोट था कि एक वोट जो है रानी का भी एक वोट होना चाहिए, मेहतरानी के वोट होने चाहिए, तो राइट टू वोट जब उन्हें मिला, जब उन्होंने लेकर आए तो सबसे पहले वो मुस्कुराए थे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द हाई कोर्ट और 32 जिसे वो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत की ये आत्मा है जो सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बाद में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको उन्होंने लागू कराया, इससे बहुत सारी चीज़ों को लागू कराया। इस राइट टू आपका समान शिक्षा की बात है, 21 में अमेंडमेंट किया गया, उस राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन 6 से 16 साल से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया। लेकिन राइट टू वोट के बारे में मैं कहना चाहूँगा, देखिए विचार क्या है, संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं? संविधान दिवस मनाने का तात्पर्य यह है कि हमारी आज की स्थिति में चाहे जो उनका निजी पालन रहे हों, वो लोग भ्रष्ट रहे हों, या वो लोग ईडी और सीबीआई के डर से वो लोग कांप रहे हों, उनकी अपनी जो है वो इतना कमज़ोर हो चुके हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, आप याद करिए सेशन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, किसी व्यक्ति को, कैबिनेट मिनिस्टर को भी जो है हाउस अरेस्ट कर देता था। आज इलेक्शन कमीशन की हिम्मत, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 326 का और 324 और 325 में ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। क्या आपको लगता है ज्ञानेश कुमार जी गुप्ता जी जो ये फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रहे हैं? चलिए, बिल्कुल नहीं करा। ये जो वकील साहब जो बात उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो देश का जो आमजन है उसके दिमाग में कम जाएगा, जो पढ़ा लिखा जो हमारा व्यक्तित्व है उसके दिमाग में ज़्यादा जाएगा। लेकिन चर्चा चल रही है कि 78 साल बाद भी संविधान देश में लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी देश से लिंग भेद, रंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद क्यों नहीं जा रहा है, उसको लेकर मैं सीधा शूद्र साहब के पास चल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम ही ऐसा है कि शिव शंकर यादव शूद्र, कौन से वाले यादव हैं, ललई सिंह वाले या कृष्ण जी वाले? नहीं, देखिए तो सच के तो मुझे भी नहीं पता कि मैं यादव हूँ कि नहीं जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये आपको बता दूं कि सिर्फ 600 ईस्वी पूर्व, अब जब आपने यादव की बात कर दिया तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ईसा पूर्व 3500 साल से लेकर के ईसा पूर्व 600 साल ये हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता मानते हैं, और इसके पहले का इतिहास पूरे विश्व में कहीं भी प्रमाणित नहीं है। उसको हम अज्ञात काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञात, जिसका मालूम नहीं, कोई मालूम ही नहीं। इसीलिए हमारे जो हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े जो देवी देवता, भगवान, वेद, पुराण, महाभारत ये जितने लिखे गए हैं ये अज्ञात काल में लिखे, अज्ञात काल में है। कौन लिखा गया? मतलब हवा में लिख दिया गया है पहली जाने। 600 ईस्वी से 1 ईस्वी तक जो है ये बौद्ध काल का शासन है। उसी में पाली भाषा का पहले जो है आविष्कार हुआ है। पाली भाषा सम्राट अशोक के जितने शिलालेख वो सब पाली भाषा में है, पत्थरों पर, कागज नहीं था उसमें, पत्थरों पर लिखे। मैंने पढ़ा है, मैं खुद पाली भाषा का अध्ययन किया और उन शिलालेखों को पढ़ा हूँ मैं। उन शिलालेखों में कहीं भी न तो जात है, न धर्म है, न वर्ण व्यवस्था है। सिर्फ एक व्यवस्था वहाँ ये दिखाया गया कि खेतिहर लोग, कारीगर लोग हैं और पशुपालन। इतिहास के आप इतने अच्छे ज्ञाता हैं, मैं सीधे सीधे सवालों पर आऊँगा। इतिहास में लंबा चौड़ा कैडर नहीं लेंगे, 5-5, 6-6 कैमरे लगे हैं। हम चाहते हैं कम शब्दों में ज़्यादा बात लोगों तक जाए। सीधा मेरा सवाल ये है कि जब आप कानून के इतिहास के इतने अच्छे ज्ञाता हैं और आप लगातार लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लगातार इतिहास का बताकर, बुद्ध काल बताकर, अम्बेडकर का बताकर, ललई सिंह यादव का, सच्ची रामायण की बात बता रहे हैं आप लोग, तो उसके बावजूद समाज में इतने विक्टिम क्यों हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं बता दूं कि ये स्वतंत्रता के बाद संविधान और साथ साथ हमारे संविधान से पहले कुछ मुगल मुसलमानों ने भी हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था को खत्म किया, अंग्रेजों ने भी खत्म किया, बाबा साहब ने संविधान बना के किया। तो इस देश में एक न्यूटन सा लागता हर क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। उसको हम क्रांति और प्रतिक्रांति भी राजनीति में करते हैं। तो ये बौद्ध काल से क्रांति प्रतिक्रांति दो विचारधाराओं की लड़ाई हमारे भारत में चली है। उसी प्रतिक्रांति का असर हुआ कि मनुस्मृति को जलाया गया और एक नए संविधान की शुरुआत हुई। पेरियार ललई सिंह ने भी जलाया, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कुछ ब्राह्मण, कुछ स्वर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने भी जलाया। सारा आरोप बाबा साहब को पर क्यों देते हैं लोग? वकील साहब आपसे इस बात के जवाब देते हैं। देखिए, चूँकि जो भी लीडिंग पर्सनैलिटी डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति, चूँकि जैसा कि बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख किया कि जो भी रूल्स है विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। चूँकि मनुस्मृति, रामायण, महाभारत मनुस्मृति है, जो भी वेद पुराण में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंकॉन्स्टिट्यूशन होगा वो नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है।
क्योंकि मनुस्मृति में ये जो प्रियम्बल है भारत का, जो प्रियम्बल है संविधान की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, राजनीतिक आर्थिक और कल्चरल समानता की बात करता है, लेकिन मनुस्मृति एक विभाजनकारी और असमतावादी है, जिसमें महिलाओं को, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को ये सारे अधिकार नहीं दिए के समतावादी मत था ही नहीं। जहाँ संविधान में समतावादी भारत के प्रियम्बल्स में जो समतावादी दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर के प्रियम्बल्स में, संविधान में, वो उसके ठीक विपरीत मनुस्मृति जलाई गई जी, मनुस्मृति जलाई गई। हम समझते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे तथ्य थे, कुछ नहीं, बहुत 1947 में संविधान की कुछ प्रतियां भी पेरियार रामकृष्ण स्वामी ने जलाई थी। इस बारे में आपको नॉलेज भी होगी। तो संविधान में ऐसी क्या कमी थी जो जलाया गया? देखिए भाई, जब मनुष्य को खत्म करके संविधान जब समता समानता को लुप्त किया, तो जो उस वर्ग से लाभान्वित थे हजारों साल से, उनको तो नेचुरल तकलीफ होगी, तो उनको तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ को उन्होंने क्रिया के विपरीत। पेरियार तो ईश्वर विरोधी थे, वो उनको अपने बेटे के साथ में कहा जाता है कि रामचंद्र की मूर्तियों को जूते चप्पल मारते हुए निकाली थी। वो तो उन्होंने आडंबर, पाखंड और भगवान देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया जी। उसका तो असर उन्हीं का असर है कि धीरे धीरे जो है काफ़ी तेजी से हमारे देश में फैला। दक्षिण से ललित सिंह यादव, उत्तर भारत में ललित सिंह यादव ने भी उसकी बढ़ाया, इस बार और से लोग, बहुत से लोग बढ़ा रहे हैं, तो असर पड़ा है। ये कहाँ, मतलब ये जो लड़ाई जो चल रही है अभी, जो ये 26-27 साल का लड़का हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुला हुआ है, यात्रा निकाला है, लाखों की संख्या में लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे। आप ही के समाज के, हमारे समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है? और संभव है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी 25 नवंबर अभी ये वहाँ बनाया गया, उन्होंने कहा है कि एडवोकेट, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, जो 7वीं 8वीं पार्ट उन्हें लंपट कहना चाहिए, उन्हें लंपट कहना चाहिए। जो 7वीं 8वीं जिन्हें प्रस्तावना पता नहीं, जिसे फंडामेंटल राइट्स पता नहीं, जिन्हें राइट प्रिंसिपल ऑफ द वोट, स्टेट पॉलिसी पता नहीं, राइट टू वोट पता नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पता नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की, उन्हें हिंदू राष्ट्र की परिभाषा की पता नहीं। समझिए, 25 नवंबर 1949 का जो डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, वो ये कहता है, उन्होंने कहा था, चेतावनी देते हुए कहा था कि यहाँ लागू राजनीतिक सत्ता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल राइट हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग होंगे, और विभिन्न संप्रदाय के लोग वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, समानता इसको छोड़कर, जो है डिग्निटी को छोड़कर, वो असमानता वाली चीज़ों को लागू करना चाहेंगे। तो इसलिए जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र का मतलब है असमानता, स्त्रियों की दुर्दशा है, देवदासी प्रथा और बहुत सारी प्रथा है। वकील साहब, आप तो चतुर्थ वर्ण में है ही नहीं जी, आप तो ना ब्रह्म है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र है, आप तो अछूतों में है। देखिए, अब आते हैं यादव जी की तरफ। देखिए आपने क्वेश्चन एक मिनट, आपने कहा ना अछूतों में, नहीं अछूतों में कहा। देखिए, हम जो है डॉक्टर अम्बेडकर कहा प्रथम नागरिक, भारतीय है, द्वितीय नागरिक है, आत्मधारती, इसलिए अछूत की बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की बात जो है, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अछूत कहना वो कानूनन अपराध भी है। आर्टिकल 17 का जो करता है वो अपराध भी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अछूत कहता है, अछूत मतलब पंचवर्णीय, जो वर्ण नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर, देखिए गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर में इसी बात पर बहस हुई थी, और मरते समय उससे पहले गांधी ने एक्सेप्ट किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे थे वर्ण व्यवस्था और जाति को, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप जाति व्यवस्था गलत बता रहे हो और वर्ण व्यवस्था को सही बता रहे हो। ऐसा कैसा हो सकता है कि जड़ जो है, मैं जो सवाल पूछ रहा था वो सवाल घूम के यही आ रहा था कि आपने अपने नाम के पीछे शूद्र लगा लिया, ठीक है, आपने सोचा होगा कि चलो सम्मानजनक है, लेकिन आप तो शूद्र लगाकर उनके वर्ण व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा है कि 14 वर्ण में शूद्र है, शूद्र क्या है, ये बात तो सही है कि मनुष्य के हम इस देश में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बात सही है कि शूद्र को SC ST OBC कहा गया। हम कभी कहते हैं शूद्र को कहते हैं कि भाई हमें कोई SC ST OBC, लेकिन हमारे एक भी बता दो कि कोई आदमी किसी ब्राह्मण को कह सकता तुम जनरल हो, किसी की हिम्मत है? हमें तो कहते शूद्र मत बोलो, लेकिन उनको जनरल करने की हिम्मत है? आज ब्राह्मण है कि नहीं? जब तक ब्राह्मण रहेगा शूद्र भी रहेगा, इसको नकार नहीं सकता। एक नई जंग से छिड़ गई है, जैसे IAS वर्मा जी ने कहा कि बेटी दान करो, हालांकि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि रोजी रोटी नहीं, उन्होंने अच्छा संबंध में कहा है, उसको पर गलत दिया जा रहा है। बेटी दान का मतलब शादी में दान ही दिया जाता है ना, उसी को उन्होंने कहा है, दुल्हन को दान को शादी को कहा है। देखिए ये नहीं है
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो पंडित जी इसको मंत्र पढ़ते हैं ना कि दान बेटी को दान कर देना चाहिए, उस शब्द को नल एंड वॉइड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में मना किया गया। दान का क्या मतलब है? हमने गाय दान दे दी, हमने गाय दान दे दी। लेकिन साफ सारे के बाद नहीं, नो दान एट ऑल, नो दान, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इन द जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसने कहा दान क्या? दान का मतलब है कि जो चीज़ हमने गाय दान दे दी, कोई चीज़ दे दी, उसका जैसे चाहे वो आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन लड़की का इक्वलिटी है, फेटर्निटी है, क्या उसका जो जैसे चाहे उपयोग कर सकते हो? उसके भी फंडामेंटल राइट्स वही हैं जो जेंट्स के हैं। इसलिए दान शब्द जो है हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड मैंने अपने बेटे की शादी की है। ये बताइए, उनकी भावना को तोड़ा गया है। उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण जब दलित को शादी करेगा वो बोला गया, लेकिन उन्होंने काट दिया है कि वो जब तक देगा नहीं लड़की को, ऐसा नहीं है। और ये जो कहते हैं रोजी और बेटी, देखिए रोटी और बेटी, रोटी तो मैं मान लेता हूँ कि हम एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पीते, आज भी रोटी की बात करते जो हैं। बेटी की बात है, बेटी कोई आइटम नहीं है जो तुम दोगे। आज के टाइम में बच्चे को फ्रीडम है, वो अपनी शादी कहीं भी कर सकता है, लड़की हो या लड़का हो। तो उनका वक्तव्य तो जो जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, उसको दरकिनार करने के लिए वक्तव्य है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का क्या मतलब है? उनको माफी मांगनी पड़ी, नौकरी से हाथ धोने पड़ेगी। दानी जी, ये तो उनका वो है कि भाई जहाँ उन्हें तोड़ मोड़ के बनाना ही है, उसमें से एक लाइन की मतलब उनके पास से सहमत है आप संतोष जी की? हाँ, उन्होंने सही कहा है। वैसे तो लड़की अब जाती है और आती है और फिर अपनी मर्जी से, ये नहीं जबरदस्ती तुम ठोक दोगे कि भाई ये लो जी लड़की, ये पहले भाई हम लड़की लेंगे तो देंगे भी ना। दान जो प्रयोग किया है वो दान का दान नहीं, वो आइटम नहीं है सर। आइटम नहीं, आइटम नहीं है लड़के के, आइटम वो आइटम उनके शब्द पे ऐतराज है। हाँ, आइटम पे शब्द पे ऐतराज है, कोर्ट ने शब्द पे ऐतराज है। मेरे दोस्त किया है। देखिए, जो ये आइटम का सच है तो हमारे देश में जो इस समय जो झगड़ा आता है, झगड़ा का एक तरह से क्रिया और प्रतिक्रिया मनुवाद और अम्बेडकर के बीच हमारा संविधान तो लागू हुआ, संविधान में मनुष्य को खत्म करके समता व्यवस्था में व्यवस्था लाया गया। संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था और वही जो दिया दोनों लड़ाई वही है, वही कांग्रेस ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था पर काम किया, जो सामाजिक व्यवस्था थी। बजरंग दल चाहे उन्होंने रात दिन उसी पर काम किया, उन्होंने कभी नहीं देखे संविधान। अरे वही है भाई मालिक, मनुवादी मनुस्मृति को आज तक करते आ रहे हैं। संविधान आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पर रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था पर आज तक वही चल रहा है। गौतम ने बोला उसी बोला। शादी विवाह, आपके रोटी बेटी, जितनी भी संस्कार है, इवन हम शहरों में कुछ गांव का किसान तो आज भी पूरा ब्राह्मण पर रिलेटेड है। तो ये कहना कि नहीं संविधान में हम जो है समता समानता बंधुत्व ये सब, हम लोगों का संविधान लागू ही नहीं हुआ, सामाजिक व्यवस्था हो। आज जो है बहस बहुत बड़ी है। हमारे महापुरुष रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न। एक महापुरुष ने तो जात जात में जात है, पात पात में जात है, और जात जात में जात, और इन सबको मिटाने के लिए तमाम महापुरुषों ने बड़े प्रयत्न किए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भी प्रयत्न करके और उनको लिखकर भी चले गए कि आपको रोजी रोटी बेटी रोटी और बेटी का संबंध करके इन जात पात को ख़त्म करना है। लेकिन ये इतना गूढ़ और इतना कह सकते हैं जटिल विषय है जिस पे सभी लोग एक मत हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी एक मत नहीं होगा, क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। जूता बनाना चमार का रोजगार है, उसकी जात नहीं है, उसका धर्म नहीं है। बाल काटना नाई का रोजगार है, उसका जात नहीं है, उसकी धर्म नहीं है। उसी तरीके से पूजा करना, मंदिर में घंटा बजाना ब्राह्मण का धर्म और जात नहीं है, उसका रोजी रोटी का मिशन है। और इस मिशन को कैसे ख़त्म करना है, जैसे संतोष जी ने कहा कि आइए रोजी रोटी का संबंध स्थापित करते हैं। आप भी हमारे साथ आरक्षण लीजिए, हम आपका आरक्षण वापस दे देंगे। आप भी हमारे आरक्षण में भागीदारी होइए, अपनी बेटियों को भेजिए, उनके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, आपके लोग भी समृद्ध होंगे जो आप आरक्षण का विरोध करते हैं। अब तो एक नई इन्होंने शुरू कर दी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण ही नहीं लिखा। 78 साल आज़ादी को हो गए, कहते थे कि बाबा साहब ने आरक्षण नहीं है, पेश किया, कौन पेश किया संविधान को? वो तो सब कहते संविधान को कौन पेश किया? अब BN राव का नाम आ रहा, BN राव को भी कहेंगे कि आप लोग कि उसने BN राव ने लिखा है जी। जैसे आप एक तहसील में प्रॉपर्टी लिखवाने जाते हो तो वह वकील नहीं लिखता, वो टाइपिस्ट लिखता है। तो ये BN राव और जो राजा है वो टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट संविधान का रचयिता नहीं हो सकता, शिल्पकार नहीं हो सकता, उसने वो बनाया है। और ये जो कहते हैं कि वो शिल्पकार था, तो जो हरिहर
पार्लियामेंट के बाहर जो बाबा साहब का पुतला फूकता था, तो बी एन राम का और रायजादा का क्यों नहीं फूका? अगर बाबा साहब अगर नहीं संविधान नहीं बनाया, हम मानते तुम नहीं बनाया है, तो बाबा साहब का पुतला क्यों फूक रहे थे? तो अब इनका फूकते, ऐसा नहीं है। अब ये जो इन्होंने चाल खेली है, अनिल मिश्रा को और ऐसे कुछ दलाल टाइप के लोगों को तैयार किया है। और वो आपने देखा होगा कि भाजपा में जितने गुंडाई करते हैं लोग बाहर, और जब पार्टी में पहुंच जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है सोने की तरह। और ये वही लोग हैं, इन्हें फिर टिकट दे देगी भाजपा और तुम लग लो। जैसे आपने देखा होगा ये कपिल मिश्रा नाम का एक आदमी था आप पार्टी में, और वो पीएम नहीं दंगे तो छोड़ो, पीएम के खिलाफ खुल के वो बोलता था कि ये पिछले गेट से लड़कियां लाता है, ये करता है, वो करता है, कानून मंत्री है दिल्ली में, और आज वो कानून मंत्री बना दिया क्योंकि उसने उसकी पोल खोल दी थी। ऐसे ही फिर दंगे करवाए, इतने बड़े बड़े नाम लोगे तो हमारे चैनल बंद हो जाएंगे। कहानी ये है, कुल मिलाकर अब बहुजन जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोट पैंट टाई में घूम रहा है, पर ये सफेद रंग की जो कमीज है ना, बाबा साहब की देन नहीं, ये जो सफेद रंग की कमीज है, प्रेस करी हुई, बिल्कुल चमकती हुई, ये उनको दुख देती है कि फटी लंगोटी में ये हमारे सामने घूमता था, चप्पल पैरों में नहीं होती थी, आज ये 1000 रुपये के बूट लेकर घूमता है और सफेद कमीज में, इस्त्री करी हुई कमीज में घूमता है। और ये तमाम हमारे वकील काली टाई पहनकर घूमते हैं, बाहर निकलते सड़कों पे, ये उनके पेट में दर्द करता है। पूरी वीडियो